हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आइस में आपका स्वागत है। तो अभी हम कॉपी चेक कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, जो अब की बार लिखेंगे उनके कॉपी चेक कर रहे हैं। तो अश्विनी की कॉपी है ये। इन्होंने मैं आइस में टेस्ट दिया था। अब देखते हैं कि इनको जो मार्क्स मिले हैं वो सही मिले हैं। दूसरी बात, और क्या इम्प्रूवमेंट होने के चांसेज हैं इनके आंसर में। ठीक है, अगर इनका फीडबैक देखें तो इन्होंने क्या लिखा है, सभी प्रश्नों को हल करना सराहनीय प्रयास है। देखो, एक चीज़ याद रखना, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है ये चीज़ याद रखना कि आपको कंप्लीट जो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अच्छी रैंक पानी हो, फाइनल सिलेक्शन पाना हो तो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ऐसा किया है, अगर टाइम के अंदर किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इन्होंने थोड़ा 20-15 मिनट ज़्यादा लिया है। तो अश्विन, सबसे पहली बात तो आप इसको रिड्यूस कीजिए। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले होना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट डिमांड है। अधिकांश प्रश्नों में ठीक है, अन्य में प्रभावी लेखन अपेक्षित है। देखो, वो रहता है, आप ऐसे नहीं हो सकता कि सारे के सारे 20 क्वेश्चन होते हैं तो सारे के सारे में आप स्टैंडर्ड एकदम इंट्रोडक्शन लिख पाओ, कंक्लूजन, वो नहीं होता, वो किसी से नहीं होता। ठीक है, पर हाँ, अपेक्षित रहता है कि आप लगभग आधे क्वेश्चन में अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कर दोगे तो अच्छी बात है। विषय वस्तु में विश्लेषण पक्ष ठीक है और इस प्रभावी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आपने एनालिसिस ठीक किया, मैप का आपने अच्छे प्रयोग किया है तो ये मैंने सिखाया भी था आपको, तो आप इसका अच्छे से यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है। अधिकांश प्रश्नों में अच्छा है, महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन करें। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ब्लैक पॉइंट से आप कर सकते हो। धीरे धीरे ब्लैक पेन का भी यूज़ करना सीखो। भाषा शैली भी ठीक है, डाटा फैक्ट और कार्य ताकि उत्तर और प्रभावी दिखे। ठीक है, निष्कर्ष आपने ठीक प्रयास किया है और इस प्रभावी बनाने का प्रयास करें। समयबद्धता का ध्यान रखें, उपरोक्त सुझाव ध्यान दें। ठीक है, अब देखते हैं, अपन देखते हैं इनों पे। अब ध्यान से देखते हैं। अभी भारत के आर्थिक विकास, सूक्ष्म वित्त के महत्व की चर्चा कीजिए। अब देखो, ध्यान समझना, मतलब भारत का जो आर्थिक विकास है उसमें सूक्ष्म वित्त है, माइक्रो फाइनेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और डिस्कस करना है आपको। ठीक है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस बताओगे पहले, फिर कुछ कुछ कमियां हैं वो बताओगे, फिर आगे वाला शिक्षण में संस्था वर्तमान किन किन चुनौतियों सामना कर पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसी में बता देना, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। चैलेंजेस बता देना और वे फॉरवर्ड जरूर बताओ। जब भी है तो जरूर वे फॉरवर्ड बताइए आप कंक्लूजन में, ये चीज़ याद रखना। आर्थिक विकास में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की संरचना पर मानी जाती है तथा भारत में इसकी शुरुआत 1982 में नाबार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, महत्व क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें व्यक्तिगत निवेश की आवश्यकता है। भारतीय विश्व बैंक के अनुसार न्यून मध्यम आय वाला देश है। सूक्ष्म वित्त संस्था इनकी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। धन व रिमिटेंस का हस्तांतरण, सूक्ष्म वित्त ऋण की बचत तथा उसमें निवेश में सहयोग है। ठीक, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ये संस्थान प्रोत्साहित करते हैं। हाँ देखो, थोड़ा अपने नॉर्मल पॉइंट, ये सब पॉइंट भी आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ याद रखना। इनके समक्ष चुनौतियाँ क्या है, इनकी संरचना में समरूपता नहीं है, अवसंरचना का अभाव है, निवेश की कमी है, शहरों में केंद्रीय के दूरस्थ में पहाड़ी क्षेत्र दूरी बनाए रखना। क्षेत्रीय असमानता लिखो, डायरेक्ट ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट एक पॉइंट लिख सकते हो। संचालन शब्द समस्या, प्रशिक्षण का अभाव है, थोड़ा देखो ये चीज़ याद रखना अश्विन, इसमें आपको थोड़ा फैक्ट डालने पड़ेंगे, इकोनॉमी सर्वे के फैक्ट डालो, थोड़ा मतलब जस्टिफाई करो आपकी भाई चैलेंजेस रियल में हैं। उच्च ब्याज दर है, एनपीए में वृद्धि है, जागरूकता की कमी है, सामाजिक कल्याण। ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट पे, पर मेरा मानना है कि आप इसमें थोड़ा फैक्ट डालिए भाई। इस मिनिस्ट्री के तहत ऐसा है कि इसमें ये कमियां हैं और ये सुधार होना अपेक्षित है। और यहाँ पे भी थोड़ा जब आप पॉइंट दोगे तो थोड़ा अच्छे पॉइंट लिखिए। थोड़ा ही चीज़ याद रखना कि इकोनॉमी सर्वे के तहत या इस मिनिस्ट्री के तहत इतना जो माइक्रो फाइनेंस की सहायता के कारण इतने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, इतने लोगों को रोज़गार मिला है। तो मतलब वैलिड बनाओ अपने आंसर को, ये चीज़ याद रखना। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा बड़े बैंकों का पहुंच सीमित है। भारत सरकार को इसके लिए प्रसारण और लिंक परियोजना चलाकर इसका लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। वे फॉरवर्ड जरूर लिखिए, हमेशा जो चैलेंजेस है इसको कैसे दूर किया जा सकता है वो जरूर कंक्लूजन में होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। 8 में से 4 नंबर, थोड़ा ज़्यादा नंबर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा ही चाहिए ना, मार्किंग की कोचिंग वाले की मार्किंग पे मत जाओ। कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो मैं वही बताऊंगा। मार्क तो मैं ऐसे भी जब चेक करता हूँ तो मैं मार्क्स नहीं देता, पर मेरा मानना है कि आप जो मैं बताते जा रहा हूँ वो करते जाओ तो आपका ऑटोमेटिक ही जो है मार्क्स मिलना अच्छे से शुरू हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। और ये इन जो कोचिंग वाले दे रहे हैं इनके मार्क्स पे भरोसा मत करना अपन। ये चीज़ भी याद रखना। एक संवैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने कम दे दिया तो हतोत्साहित हो गए, वो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दे दिया तो भी खुश नहीं होना। बैलेंस रखो, समभाव स्थिति में रहना चाहिए। एक संवैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विश्वसनीय और प्रभावी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक है, चर्चा कीजिए। तो भाई कैसे योगदान दे सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और क्या इसमें कमियां हैं या जो भी बाधा है, चैलेंजेस है, वो आपको लिखना पड़ेगा। डिस्कस करने मतलब सवाई से दोनों पॉइंट जरूर आना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था तथा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 338 से जोड़कर इसे संविधान दर्जा प्रदान किया। एकदम सही बात है, इंट्रोडक्शन।
ये बहुत सदस्य निकाय है जिसमें एक सदस्य, एक उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इन्होंने जैसे बोला डायग्राम द्वारा दिखा सकते हैं, ठीक है दिखा दो, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखो। इंट्रोडक्शन आपने इतना दे दिया, खत्म बात। इंट्रोडक्शन मेन जो है क्वेश्चन की डिमांड उस पर जाओ। यहाँ पे इसकी संरचना उसने पूछा नहीं है, लिखा है तो ठीक है, पर नहीं लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं है, उसमें नंबर नहीं बढ़ने वाला, इसे याद रखना। विश्व में प्रवाह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में, अब देखो ध्यान से समझना। अब आपने इतनी बड़ी हेडलाइन दी है, पहली बात तो ये चीज़ समझो कि विश्वसनीयता कैसे आप अलग से एक हेडिंग बनाते हैं विश्वसनीयता में, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। और डायरेक्ट जो छोटा थोड़ा वो है वो लिखो, इतना बड़ा हेडिंग लिखोगे तो सब ऐसी बात है, एक पॉइंट तो ऐसे कवर कर लेगा, तो थोड़ा इन चीज़ों से बची। प्रभावी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में तो अलग अलग बताना आपको, विश्वसनीयता में प्रभावी सामाजिक न्याय सुनिश्चित में कैसे, तो अलग अलग पॉइंट बताओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियरिटी जितना रहेगा एग्जामिनर के लिए उतने अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। यह पिछड़ा वर्ग से जुड़े आपराधिक मामलों की जाँच करता है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग में जातियों को शामिल करने हटाने को सलाह देता है। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समाज के मानवाधिकार रक्षा में सहायक है। केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग के विकास नियम योजना बनाने में सहायता है। इसके पास समन जारी करने दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। जांच और निगरानी, सामाजिक आर्थिक विकास रिपोर्ट राष्ट्रपति दीवानी न्यायालय की समान शक्ति है। अब वही मैं बात बता रहा हूँ, देखो यही यहाँ पे यही तो कमियाँ रही है आपकी। अब कैसे जो पिछड़ा आयोग जो है एक संवेदनशीलता के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग विश्वसनीय और प्रभावी सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित करेगा, किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये संवैधानिक आयोग नहीं था उसकी क्या असमतक थी, और अब इसको जब संवैधानिक आयोग बनाए तो इसके पास कौन सी पावर्स आ गए जिसके द्वारा ये जो है इंश्योर कर सकता है जस्टिस को। अब यहाँ पे देखो आपने वो कमियाँ नहीं लिखा, तो ये चीज़ याद रखना। हाँ भाई चैलेंजेस क्या है, बाधाएं भी तो होगी ना कुछ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह केंद्र सरकार में बाध्यकारी नहीं, लेकिन इसकी रिपोर्ट संसद में चर्चा के लिए रखे जाते थे। ये ऐसे कई निर्णय दिए जो पिछड़ा वर्ग की सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब थोड़ा ये चीज़ याद रखें, चर्चा बोला है तो स्वाभाविक सी बात है डिस्कस। देखो जैसे आप मान के चलो अभी भारत पाकिस्तान को लेकर अभी विवाद चल रहा है पहलगाम में जो हुआ, तो चलो मान लो कि अटैक कर दिया जाएगा, इस पर चर्चा कीजिए तो भाई हाँ इसका ठीक है, भारत ने अपना दिखाया, ये है वो है, पर आप इसके नेगेटिव सबकॉन्शियस भी तो बताओगे ना भाई, ये भी तो है, इसके लिए भी अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो भाई ये चर्चा करोगे तो भाई सभी सी बात है, चैलेंजेस भी बताइए आप। अब देखो यही नंबर भी को मतलब नहीं है, ये चीज़ यार। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा और कौशल विकास के महत्व चर्चा की। अब ध्यान समझना SDG लक्ष्य है। अब मैंने शायद याद करो अश्विन तुम्हारी कॉपी में बताया था पिछली बार भी कि SDG गोल है, उनका जो गोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर उनका शिक्षा व कौशल के विकास में कैसे सहायता है, लक्ष्य प्राप्ति की कैसे शिक्षा कौशल से आप इस लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, ऐसे टेबल बना के आंसर दे सकते हो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की महत्व चर्चा कीजिए। अब इसमें भी याद रखना, जैसे आप बताओगे फिर उसके बाद में कुछ चैलेंजेस भी बताओगे, तब जाके कंप्लीट होगा आंसर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की संकल्पना 2015 में की गई थी, जिसको 2023 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना। SDG नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं, जीरो हंगर, SDG। अब देखो ये निकलेंगे की जरूरत नहीं। अब वही है कि अब ये क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, इसलिए मैंने बोला कि आप चाहते हो तो देखो एक तरीका ये होता है कि आप देखो यहाँ पे अलग से SDG गोल दिखाए, आप ये नहीं दिखे। जैसे मान के चलो कि एजुकेशन होगा, एजुकेशन मिला किसी को, एजुकेशन मिला तो स्वाभाविक सी बात है अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, एटलीस्ट वो लैंगिक असमानता है, ये जो चीज़ें कमी होगी। मतलब ऐसे एड्रेस कर सकते थे आप हर पॉइंट में। नहीं तो एक तरीका तो ये था कि SDG गोल्स यहाँ पे लिखे आपने 1 नंबर, इसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे एजुकेशन के द्वारा क्या क्या हो सकता है फटाफट वो लिख दो, ठीक है। या एक तरीका ये होता कि आप एजुकेशन लिखिए, इसके द्वारा कौन कौन से जो SDG लक्ष्य है उसको टारगेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कुशल श्रमी रोजगार में सक्षम होंगे जिससे SDG 1 SDG की प्राप्ति होगी, ठीक है। SDG 4 व 9 का नवाचार उद्यमिता विकास की प्राप्ति, एकदम सही बात है। शिक्षित समाज लैंगिक समानता समानता कमी, देखो एकदम सही जो मैंने बोला। नवाचार के माध्यम से प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन की दिशा को मोड़ा जा सकता है, एकदम सही बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने। पर वही है कि और रिप्रेजेंटेटिव तरीके से इसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समृद्धि मिशन चलाया जाए जो लक्ष्य प्राप्ति महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखो ये चाहिए आता, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजेस आने चाहिए। दूसरी बात ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, वो सबको पता है भाई, उनको पता है। और आपने यहाँ दिखा दी बस ऐसे दिखाओ SDG गोल ये होगा प्राप्ति, ये आपने अच्छा लिखा है तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। जब ये लिखने की जरूरत है नहीं तो सब ऐसी बात आपके पास थोड़ा स्पेस बचेगा तो वहाँ चैलेंजेस लिखना चाहिए, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना। देश के सामाजिक आर्थिक विकास पर भुखमरी के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। भाई सामाजिक आर्थिक विकास पर भुखमरी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब ऐसी बात नेगेटिव पड़ेगा।
इसमें तो आप पॉजिटिव कैसे बता देंगे। तो भाई समाज में मतलब व्यक्ति भूखा रहेगा, समय ऐसी बातों कार्य की उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, कार्य उत्पादकता कम होगी, श्रम जो सहभागिता दर वो कम होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, देश का सामाजिक आर्थिक विकास कैसे होगा। गरीबी एक जनता रहेगी तो सरकार को कल्याणकारी योजना चलानी पड़ेगी, बजट पे राजस्व घाटा होगा। तो ये बताना पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव बताने पड़ेंगे। भुखमरी से निपटने में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस प्रकार से आएगा, आप इसका बताओगे कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समाज को आवश्यक खाद्य पदार्थों को ऊर्जा प्राप्त करने में अक्षम होता है तो भुखमरी को इंगित करता है। वैसे बुक सूचकांक में भारत की 105वें रैंक है। ठीक है। आर्थिक विकास पर भूमि के प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भी आएगा, बाल मृत्यु दर में वृद्धि होगी, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, सिंचाई होगा। नहीं, आप थोड़ा अलग ले गए। नहीं, आपको ये बताना था कि भाई भुखमरी का क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक आर्थिक विकास पर। तो भाई देखो, समझ में आता है, भुखमरी होगी तो सबसे पहली चीज़, कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, उसकी कार्य उत्पादकता कम होगी। और जब कार्य उत्पादकता कम होगी तो भाई स्वाभाविक सी बात है, सामाजिक आर्थिक विकास कैसे होगा। दूसरी बात, जब भुखमरी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार उसे कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी, कल्याणकारी योजना चलाएगी तो सामाजिक और आर्थिक विकास की कार्यक्रम नहीं चला पाएगी। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना, नहीं ये तरीका नहीं। हाँ, आप इसको एक पॉइंट बनाओ कि बाल मृत्यु दर की मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो इनके लिए पे सरकार को और ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो मतलब ये मेन पॉइंट नहीं है, आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को। निपटने लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003, इसमें 75% जनसंख्या 50% जनसंख्या समाहित करता है, खाद्य को अधिकार देती है। मतलब आप इसमें थोड़ा डायरेक्ट भी लिखिए कि स्वाभाविक सी बात है, इसने जनता को इसमें टारगेटेड किया गया तो स्वाभाविक बात है भुखमरी कैसे बेसिक आप इनको मिल पाएगा। भूखमरी जुड़े विषय भर्ती एक आयोग द्वारा केंद्र सरकार सलाह देती है, खाद्य आत्मनिर्भरता वृद्धि। अरे नहीं, आपको ये बताना कैसे टारगेट करेगी। बात सब्सिडी प्रावधान, NF से गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराना चाहिए जा रहे मातृत्व। भुखमरी दूर करने के लिए अन्य योजना बनेगा, जैसे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे बढ़ते भुखमरी सूचकांक इससे सुधार पाए। ठीक है, थोड़ा अश्विन थोड़ा ध्यान दीजिए। गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है तो बताइए क्यों जरूरी है। गरीबी आर्थिक विकास में किस प्रकार बाधक है, 2 क्वेश्चन की डिमांड है। जब कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकता थी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आदि पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे गरीबी कहा जाता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में इतनी परसेंटेज गरीबी है। अब ये आपको बताना है कि क्यों पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता। वर्तमान में व्यय मत अनुकूल विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें व्यय का स्रोत का ध्यान नहीं रखा गया जाता। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को संसाधनों को बेहतर आवंटन, गरीबी में अत्यधिक गरीब को भी एक ही स्केल में शामिल कर दिया गया। गरीब आवश्यक राशि मूल्यों को अब बढ़ाने की आवश्यकता है, मुद्रास्फीति समायोजन सही है। ठीक है, आपने जस्टिफाई कर दिया 3-4 पॉइंट और 1-2 पॉइंट लिख सकते थे। फिर ये गरीब जो आर्थिक विकास में किस तरीके से बाधा है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे एक राउंड ट्रैप बनाओ। गरीब होगा, गरीब व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक सी बात हो क्या करेगा। पहली बात, एजुकेशन नहीं लेगा, एजुकेशन स्किल नहीं लेगा, स्किल नहीं लेगा तो कम आय के स्रोत में रहेगा, कम आय के स्रोत में स्वाभाविक सी बात है सरकार के आर्थिक टैक्स ही नहीं दे पाएगा। वो टैक्स नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात GDP टैक्स GDP रेशियो नहीं बढ़ेगा। गरीबी रहेगी तो भुखमरी रहेगी। ऐसे 2-3 राउंड ट्रैप बनाओ तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। निवेश को कम होना, गरीबी का उद्देश्य चक्र चलना, गरीबी के उद्देश्य जैसे कौशल में कमी है, गरीब शिक्षा कौशल प्राप्ति में रुकावट भी है, बचत भरोसा नीति। थोड़ा अच्छे पॉइंट लिखना सीखिए, थोड़ा ये चीज़ यार ठीक है, पर ये एवरेज है। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना अच्छी रैंक से तो थोड़ा चीज़ समझिए शक्ति को तो हम। ठीक है, तो ये चीज़ यार जो मैंने बताया, ये राउंड ट्रैप बनाइए अश्विन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अरे बहुत पुरानी योजनाएं हो गई, इनको मत लिखिए। श्रवण ज्योति रोजगार योजना तो बहुत पुरानी है, इसको छोड़िए। मनरेगा ये थोड़ा ये भी याद रखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। चर्चा कीजिए कौन से संभावित कारक जो भारत में सुशासन के समक्ष चुनौती बने हुए हैं। संभावित कारक है, सुशासन के समक्ष चुनौती बने हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन चुनौतियों समाधान प्रस्तुत कीजिए। सुशासन एक अवधारणा प्रक्रिया इंगित करता है जिसमें सरकार उसकी संस्थाओं का क्रियान्वयन सुचारू ढंग से नागरिकों का संचालन किया जा सके। ठीक है, चुनौतियाँ क्या है, नौकरशाह लाल फीतेशाही रुख। अब इसमें ना थोड़ा ये चीज़ याद भी रखना, सुशासन की समक्ष चुनौतियाँ भाई, एक व्यक्तिगत चुनौतियाँ क्या है, प्रशासनिक समस्या क्या है। थोड़ा अश्विन लेवल बढ़ाइए आंसर का, मैं फिर देखना आपके कैसे कितने अच्छे नंबर आएंगे। जो मैं बताते जा रहा हूँ वो चीज़ करते जाओ। थोड़ा आप इसको कैटेगराइजेशन करना सीखिए। अब ये चीज़ याद रखो, थोड़ा कैटेगराइजेशन करने देखो। राजनीतिक आर्थिक रूप से क्या समस्या है, टेक्निकल रूप से क्या समस्या है। लाल फीताशाही रुख, रूढ़िवादी रवैया, नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, संसाधनों को वित्त किया। अब ये एक और ही चीज़ याद रखना, प्राइवेटाइजेशन भी करना सीखिए अपना। सबसे पहले पॉइंट में किसको लिखो, ये आखिरी पॉइंट है, ये सब आखिरी में है, एक साथ लिख दो। संसाधनों वित्त की कमी, भ्रष्टाचार की मौजूदगी, बढ़ती साक्षरता कमी से नीति निर्माण में भागीदार नहीं दे पाते। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ याद रखें। समाधान डिजिटल इंडिया गवर्नेंस को बढ़ावा, शिक्षा जागरूकता बढ़ाना, ये सब आखिरी में।
नागरिक अधिकार सुपुर्दगी, शिकायत निवारण तंत्र गठन, सिटीजन चार्टर, सूचना अधिकार अधिनियम कठोर रूप से निष्पादन, विशल ब्लोअर की सुरक्षा, न्यायिक सुधार, साइबर सुरक्षा में निवेश, शासनिक जनता की भागीदारी। इसके साथ भारत सरकार नीति क्रियान्वयन और निर्माण के लिए सिविल समाज गैर सरकारी संगठन की भूमिका को बढ़ाना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी के ध्यान भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ याद रखें। अभी थोड़ा और एडवांस बढ़ना, अच्छे खासे पॉइंट आप इन्वॉल्व कर सकते हो। ये अब एवरेज है, ये यार ना, इससे एंट्री कॉल आ जाएगा, हो सकता सिलेक्शन भी हो जाए, परंतु मेरा मानना है कि थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। नागरिक चार्टर के मूल सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहली बात यह किस प्रकार न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, तो 2 क्वेश्चन की डिमांड है। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज जिसमें किसी निकाय का अपने नागरिकों को सूचना, सेवा वितरण और शिकायत निवारण की व्यक्तिगत केंद्रित व्यवस्था के विवरण का समूह होता है। ठीक है, मूल सिद्धांत क्या है, इसके चर्चा करनी है, ये चीज़ याद रखना। तो इसके आप बताओगे ही मूल सिद्धांत, उसके बाद में इसके थोड़ा सबकॉन्शियस क्या है, कमियाँ क्या है, लूप फॉल्स क्या है, चयन, मानक मूल्य इत्यादि, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, बेचैलियों की समाप्ति, इस विजन की रूपरेखा, नागरिक केंद्रित कार्य, अधिकार विवरण, समयबद्धता, पारदर्शिता। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजेस लिखना चाहिए, चर्चा करने मतलब स्वाभाविक सी बात है भाई, आपको थोड़ा पॉइंट फॉर्मेट में नहीं। नागरिक चार्टर की भूमिका महत्व, समय लागत की बचत है, नागरिक केंद्रित संशासन है, सेवा गुणवत्ता वितरण है, शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, प्रशासन की प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व लाना, भ्रष्टाचार, पक्षपात में नियंत्रणता। सिटीजन चार्टर अभी तो कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी प्रशासन की कुशलता निष्पादन बढ़ाते हैं, लोकतांत्रिक पर मूल्य की रक्षा तथा लोगों शासन भरोसा निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ रखिए। आप इस मत से सहमत है कि भारत में सिविल सेवा अपने तटस्थ और अन्य एनोमिनियस चरित खो रही है। हाँ, आपको इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, खो रही है, नहीं खो रही है, वहाँ पे भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, दोनों देने पड़ेंगे, ये चीज़ याद रखना। अपने उत्तर पक्ष में तर्क दीजिए। सिविल सेवा में तटस्थता से तात्पर्य अपने निर्णय में किसी राजनीतिक विचारधारा के समूह या पूर्वग्रह से प्रेरित नहीं होना है। वहीं अनियमितता लोक सेवा का मूल सिद्धांत जो अन्य जनप्रतिनिधि की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। भारतीय शासन व्यवस्था मंत्रिमंडलीय संसद शासन व्यवस्था को अपनाता है, जहाँ कार्य नीतियों के उत्तरदायित्व मंत्रियों को जाता है। सही बात है। वर्तमान समय सोशल मीडिया दौर चल रहा है कि राजनीतिक के द्वारा कहा जाता है कि वर्तमान अपने तथ्यों खो रहे हैं। पक्ष में तर्क, नीतियों के कार्यान्वयन में मीडिया में बयान देना, रील्स वीडियो माध्यम जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जैसे दीपक राउत का एग्जाम्पल दे सकते हो आप यहाँ पे, उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था, थोड़ा दे सकते हो। जनता में जन जागरूकता फैल रहा है, न वोट बैंक राजनीति में भागीदार है, प्रशासन राजनीति संबंधित नीतियों से क्रियान्वयन में तेजी से आती है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। तटस्थ और नियमितता प्रशासन में लोक सेवा के प्रथम, अरे नहीं, इसमें थोड़ा ये चीज़ याद रखें आपने, थोड़ा बहुत अलग हटके। देखो ये चीज़ याद रखना कि आपको बोलना कि क्या आप इससे सहमत है कि भारतीय सिविल सेवा अपने तटस्थ और अनामी चरित्र खो रही है, तो आप बोलोगे हाँ कि इसके पक्ष में है कि खो रही है, तो आपने एग्जाम्पल दे, दीपक राउत का एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, वो सोशल मीडिया की यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें पॉपुलरिटी गेन। दूसरा, आपको विपक्ष में लिखना ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं, बहुत बार उनका बहुत बाद में पता लगता है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, फिर आप आखिर में कंक्लूजन जाओगे हाँ कि कुछ है, परंतु सिविल संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके द्वारा इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, तो वो चीज़ भी याद रखना। और वो है बरकरार, कुछ लोग ये होते हैं जो ऐसा होता है, पर तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आप सोचो इसके पक्ष में चले गए तो सभी की बात बहुत गलत बात हो जाएगी, इसका मतलब सारे सिविल सर्वेंट ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं हकीकत। तो आपको ये रखना है, मिनिमम अप्रोच रखना है। कुछ लोग करते हैं पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग पालन करते हैं, देश सेवा कर रहे हैं अच्छे तरीके से। G20 की अध्यक्षता भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत करने और वैश्विक सॉफ्ट पावर बनने का एक अनूठा अवसर प्रदान कीजिए। चर्चा कीजिए कैसे देती है, कैसे क्या चैलेंजेस है, वो सारी चीज़ें। G20 की स्थापना वैश्विक राजनीतिक व्यापार स्थिरता को आकार देने के लिए 1999 में किया गया था। उन्हीं देश में यूरोपियन संघ, अफ्रीकी संघ में शामिल है। महत्व क्या है? G20 समूह विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित करती है तथा वैश्विक GDP 85% वैश्विक निर्यात का, बहुत अच्छा इतना फैक्ट भारत विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाती है। G20 समय भारत की अध्यक्षता भारत के विभिन्न शहर बनाने को फलायन किया गया, जिससे सूचना विकास हुआ, निर्यात बढ़ा है। वैश्विक सॉफ्ट पावर भूमिका है, अफ्रीका संघ शामिल किया, सांस्कृतिक क्षमता बल के अनौपचारिक वार्ताएं, भारत की सुरक्षा परिषद के सदस्य में दावेदारी मौजूद हुई है। नहीं, थोड़ा चैलेंजेस भी लिखनी चाहिए। चर्चा करना मतलब समझ देना, ये चीज़ याद रखना। G20 से मिलने के बाद देखते हैं इतना फैक्चुअल भी नहीं कंक्लूजन, पर थोड़ा याद रखने उसमें एक पार्ट आपने छोड़ा हो, डिस्कस करने में देखिए हमेशा आता है, ये चीज़ याद रखना। भारत के लिए अफगानिस्तान न केवल भू राजनीतिक और भू रणनीतिक रूप से महत्व रखता है, वरन भू आर्थिक गतिविधियाँ भी दोनों देशों के मध्य संबंध को प्रगाढ़ बनाती है। हालिया उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पे मैप जरूर बनाइए। पहली बात, कैसे महत्व रखता है, पहली बात तो एक डिमांड है।
आर्थिक गतिविधि दोनों देशों मध्य प्रगाढ़ बनाती है। हाल ही उदाहरण स्पष्ट टिप्पणी कीजिए। देखो, भारत अफगानिस्तान संबंध ऐतिहासिक काल से सांस्कृतिक व्यापारिक साझेदारी से है। अफगानिस्तान कभी अखंड भारत का भाग हुआ था। इस बात अफगानिस्तान के मध्य सांस्कृतिक समानता पाई जाती है। ठीक है, मैप बना दिया अपने। अच्छा, यहाँ भारत अफगानिस्तान को राजनीति में दोनों देश दोनों रेखा से सीमा साझा करते हैं। दोनों संपर्कों को समान है, स्थिरता का सहायक है। क्या डूरन रेखा भारत से है या पाकिस्तान या इसके बीच में? थोड़ा ये चीज़ भी याद रखना। नहीं, आप देखो थोड़ा समझे नहीं इस क्वेश्चन को। जियो स्ट्रेटेजिक बोला होगा उसने। हाँ, जियो स्ट्रेटेजिक बोला, जियो पॉलिटिक। भाई सबाई सी बात है, भारत अगर मिडिल ईस्ट एशिया में पहुंचना है तो अफगानिस्तान का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। पाकिस्तान पे कंट्रोल करना है, उसके लिए ये है जियो स्ट्रेटेजिक। थोड़ा ये चीज़ याद रखिए। भू रणनीति में मध्य एशिया में समर्थक देश आतंकवादी निराकरण सहयोग पाकिस्तान विरोधी भारत समर्थन चाबार बंदगा हवाई माल टुलियारा का जिक्र करे। वो आर्थिक महत्व डोल दो तरफा प्रवासी रोजगार जैसे प्रश्न प्राप्ति सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बात तापी संचालन। थोड़ा ये चीज़ समझिए। अपने को यूरोप में ये याद रखना, यूरोप तक पहुंचने में सहायक है। मिडिल ईस्ट एशिया में बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से गैस मतलब सबाइश बात है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ये सब सारी चीज़ें आएगी। और आपने वो पॉइंट लिखा ही नहीं है। थोड़ा ये चीज़ याद रखिए। नो, ये गलत है, थोड़ा याद रखिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, चीज़ समझिए भाई, क्यों इम्पोर्टेंस है उसका। यूरोप तक अपने को सबाइश बात है अगर जाना है, अगर अपने को लैंड रूट तय करना उसके लिए ज़रूरी है, एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, मिडिल ईस्ट एशिया में अच्छे संबंध बनाने उसके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा इसे याद रखिए। विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहतर नहीं है। याद रखना, इसमें अलग अलग लिखना। जैसे कि साथ ही महिला की सरकार द्वारा नियमित सीमाएँ, सरकार द्वारा नियमित नीतियों की सीमाएँ, उनके समाधान भी लिखिए। ये लिखना है कौन से सरकारी प्रयास किए गए, सामाजिक आर्थिक प्रयास के लिए, राजनीतिक प्रयास के लिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में महिला जनसंख्या ऊर्जा पर फिर भी इनके विकास अपेक्षित रूप से नहीं हो पाए। ठीक है, मनरेगा योजना, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अभी जो बिल पारित हुआ है आप उसको ज़रूर लिखिए। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए तो वही ज़रूरी है। स्थानीय निकाय 33% आरक्षण, ठीक है, ये अच्छा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सिलाई मशीन प्रदान करना, संविधान उपबंध, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। थोड़ा ध्यान समझिए। इसके बाद देखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ, आपने गलती की है। यहाँ पे आप अलग अलग लिखिए। अरे यार, फ्लो चार्ट बनाइए आराम से। देखो, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो योजना चलाई जा रही है फटाफट वो लिखो। ठीक है, फिर राजनीतिक के लिए, ठीक है, फिर इनकी कमियाँ बताओ, क्या कमियाँ हैं, ये चीज़ समझिए। नीति के प्रयास क्रिया न होना, बातें समझ पिछले 1700 स्थित देवी का दर्जा, रोजगार के लिए बहाना जान देना, नगरीय स्थानिक निकाय भाषा संस्कृति अवधारणा, वेब सीरीज, ऐतिहासिक कारण महिला शासकता 65%, नामांकन विद्यालयों में कमी है, कम शादी हो जाने से उनके मानसिक स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव, समाधान नीति क्रिया में जवाबदारी पारदर्शिता लाना, एजेंडा आधारित बजट लाना, सबसे बड़ी मानसिकता प्रतिशत सोच का उन्मूलन, कार्य बेहतर स्थिति उपलब्ध कराना, दहेज प्रतिशत देने, विवाह से जुड़ी योजना। आपने इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, ये आपको उधर लिखना चाहिए था। चलो कोई नहीं, पर थोड़ा इसे याद रखिए, थोड़ा सेग्रीगेट कीजिए। ये थोड़ा अपने आप स्टैंडर्ड बनाइए अपने आंसर को, इसे याद रखना। गरीबी सामाजिक असमानता के संदर्भ में एलपीजी के मिले जुले प्रभाव रहे हैं। ठीक है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब बताना आपको भाई, सामाजिक असमानता के संदर्भ में एलपीजी मिले जुले प्रभाव रहे हैं। बाद में एलपीजी की शुरुआत निजीकरण शुरू हुई, जिसमें बात विश्व व्यापार के प्रति बनाए निजीकरण और अध्ययन प्रक्रिया प्रोत्साहित किया। एकदम सही बात है। आगे देखो, गरीबी असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी असमानता लगातार बढ़ रहा है। बताने की इसमें गरीब मजीद है, तो ज़्यादा अच्छा होगी इसका मेन पार्ट का बनाइए आप हिस्सा। सकारात्मक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, व्यक्ति स्वतंत्रता महत्व, जातीय व्यवस्था कमजोर। ठीक है, हाँ, ये चीज़ थोड़ा आर्थिक विकास में सहायक, रोजगार में वृद्धि हुई है, जीडीपी में वृद्धि हुई है, मशीनीकरण औद्योगिकरण से उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, वातावरण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। राजनीतिक विकास में सहायक अधिकारों में महत्व, उद्योग प्रबंधन भूमिका, सरकारी सहयोग को बढ़ावा, नकारात्मक गरीबी असमानता बढ़ी है। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार हमें बोला था ना, ये पॉइंट यहाँ डाले। कैसे विषय जानने दिया गया, जैसे गरीबी और गरीब होते गए हैं। ठीक है, क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि, उद्योग क्षेत्र विशेष में उधर केंद्रण। ठीक है, संयुक्त परिवार का टूटना, भारत सरकार कौशल विकास और अनौपचारिक क्षेत्रों को संगठित, गरीबी असमानता जैसे मुद्दों को हल किया जा सकता, संधानशील समस्या को स्वीकार किया जा सकता। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखिए। इसमें आपको मैं फिर बता रहा हूँ, देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, कैटेगराइजेशन कीजिए, जैसे आप इसमें किए हो, समाधान जब भी करो उसमें भी करो तो अच्छा होगा। इस आसन से आपको क्या तात्पर्य, सबसे पहले क्वेश्चन डिमांड, इसके क्या घटक कंपोनेंट है, ये सब पॉइंट पर आराम से इस आसन के माध्यम से क्वेश्चन प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा हाल में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। संरचना, इस आसन का तात्पर्य संचार व सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सरकार और प्रशासन की सेवा वितरण, सूचना प्रदान, शिकायत निवारण के लिए करना होता है। एकदम सही है। घटक भी आपने लिख दिया, जनता, सिविल समाज, सरकार, भागीदार समूह, ठीक है। इस शासन के लाभ क्या है, शासन में जवाबदेहिता, पारदर्शी होना, नीतियों क्रियान्वयन, बेहतर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। अब ज़्यादा अच्छा होता है कि आप, है ना, इसमें ये जो लिखा है समाधान मानव शोषण प्राप्त करने हेतु शायद कौन से प्रयास किए गए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप। ऐसा लाभ पूछा नहीं है इसमें, क्या तब इसके क्या घटक है, इस हमारे शोषण प्राप्त करने से संकल्पों की, तो याद रखिए इसमें पूछा ही नहीं है, वो क्यों लिख रहे हो आप भाई। आप ये लिखिए प्रयास जो किए उसके द्वारा ये हुआ है। सेवा वितरण, नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक समय लागत में बचत, बाद शोषण प्राप्ति सरकार द्वारा किए गए प्रयास, डिजिटल भारत मिशन, सेवा डिजिटल मौजूदगी, ऑनलाइन भुगतान सेवा, यूपीआई, एग्जाम्पल जरूर लिखे। नीति निर्माण में जानने हेतु फ्री वाईफाई सुविधा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल भारत इंडिया, दस्तावेज डिजिटल उपलब्ध करवाना, सुप्रीम कोर्ट, डिजी लॉकर, ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध, फाइबर के बिछाए जा रहे हैं। थोड़ा और आएंगे इसमें, थोड़ा ये चीज़ याद रखिए, थोड़ा अच्छा पॉइंट लिखिए। जवाबदेही पारदर्शी का उदाहरण सुदाहरण स्पष्ट कीजिए, ध्यान समझना है, इनको परिभाषित करना है, फिर अच्छे से एग्जाम्पल देना है। बाद में पारदर्शी जवाबदेही के संचालन प्रमुख साधनों का संस्करण इसमें वर्णन भी कीजिए, ये चीज़ भी याद रखना। जवाबदेही किसी कार्य के संचालन के प्रति जिम्मेदार का भाव है जो कार्य निष्पादन सुनिश्चित करती है, ठीक है। वहीं पारदर्शिता नीतियों के क्रियान्वयन, निर्माण आदि में खुलापन, एग्जाम्पल दीजिए, ये लिखा भी है 100 उदाहरण, ये समझिए अश्विन। नीतियों का निरांकन, क्या, कैसे, कौन आदि पारदर्शी सुनिश्चित करना, जिम्मेदार सरकार नागरिक बनाती है, सत्यनिष्ठ ईमानदार नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रोक, जवाबदेही सुनिश्चित, ईमानदारी पूर्वक कार्य करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित, नागरिक अधिकार अनुभव, जनता शासन भागीदारी सुनिश्चित, धन के मितव्ययता। प्रमुख साधन क्या है, नागरिक अधिकार पत्र का कार्यान्वयन, समय और लागत में कमी, नागरिक अधिकार सुपुर्द, शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है। सूचना का अधिकार अधिनियम शामिल, तो सूचना का अधिकार, संसद व प्रश्नकाल बजट नियंत्रण, व्यय की सीधी जाँच, एकदम सही बात है। मिशन कर्मयोगी जरूर लिखिए, प्रशासनिक आचार संहिता, नैतिक संहिता क्रियान्वयन, डिजिटल भारत मिशन, उमंग योजना। जवाबदेहिता पारदर्शिता लोकतंत्र का अनिवार्य स्तंभ है, विभिन्न उपायों के माध्यम से जवाबदेहिता पारदर्शिता सुनिश्चित होती है जो भारत में शोषण व्यवस्था स्थापित करते हैं, ठीक है। सूचना के अधिकार ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिक केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे लोकतंत्र मजबूत किया है, कैसे नागरिक केंद्रित, तो ये चीज़ दोनों याद रखना। समझ विद्वान चुनौतियाँ, तो इसे डिमांड ये है, विवेचना कीजिए, समाधान भी देना है, ये चीज़ याद रखना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है, ठीक है। नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करती है, प्रशासन प्रतिबद्ध बनाती है, प्रकटीकरण अनिवार्य है 30 दिनों के भीतर। अब ये चीज़ है कि अब यही हो रहा है गड़बड़ी, आप ये चीज़ समझिए, आप ये एड्रेस करना सीखिए, लोकतंत्र कैसे मजबूत बना रहा है ये भी तो सोचिए ना आप। केंद्रीय विकास में, नागरिक केंद्रीय विकास में कैसे है, तो थोड़ा याद रखिए। विद्यमान चुनौतियाँ क्या है, नौकरी रूढ़िवादिता, लालफिताशाही, राष्ट्रीय हित में गोपनीय सूचना बता सूचना देने से मना करना, इसके लिए जागरूकता को लेकर जनता में जानकारी का अभाव, सरल भाषा का प्रयोग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी एक्ट, शासकीय गुप्त अधिनियम याद रखना। बात का इससे मनोबल भी टूटता है अधिकारियों का, सरकार में सेवा अधिकारियों में अतिरिक्त दबाव है। समाधान क्या है, प्रशिक्षण देना, कठोरता से लागू करना, पुरस्कृत करना, दंड देना, नजर रक्त बढ़ाना, ठीक है। भारत के पास जनसांख्यिकी लाभ, कुशल श्रमिक, तकनीकी जानकारी, वैश्विक बाजार में अपने लिए मजबूत जगह बनाने के लिए आवश्यक रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमता है, ठीक है। उस कथन के आलोक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए, भूमिका रोल। विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी सबसे तेज प्रगति अर्थव्यवस्था में से है, कई समिति के अनुसार विश्व की सबसे तेजी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भूमिका क्या है, वैश्विक व्यापार में भारत का लगभग 1.9 योगदान, भारत विश्व में बहुत बड़ा बाधा उपलब्ध है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत विश्व बैंक, IMF एंड WTO के संस्थापक सदस्य हैं जो वैश्विक व्यापार का संचालन करते हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण उद्योग अत्यधिक अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय उद्योगपति के लिए निवेश है, मजबूत ऊर्जा, बेरोजगारी, ठीक है। चुनौतियाँ भी,
असूचना विकास कमी, कौशल श्रमिकों की कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रश्न संरक्षण नीति है। ठीक है, वैसी मान कौन सा असूचना विकास, अप्रवासी विदेशी निवेश, व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास, एलपीजी पूर्णतः लागू करने की योजना। एक बार सोचिए, ध्यान से समझना कि आपको है ना इसी कॉन्टेक्स्ट में देना है कि डेमोग्राफी लाभ है तो इसका फ़ायदा कैसे उठाओगे, एजुकेशन स्किल प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें को थोड़ा इनोवेटिव दीजिए आप आइडिया। अब देखिए डेमोग्राफी लाभ है तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे देश है जहाँ पे जनसंख्या कम होती जा रही है, वहाँ पे अपन सर्विस सेक्टर में अच्छी खासी भूमिका निभा सकते हैं। श्रम बल है तो वहाँ पे उनको इनपुट दे सकते हैं, तकनीकी जानकारी है तो अपने आईटी सेक्टर उसका अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं। वैश्विक बाजार में अपनी बहुत अच्छी खासी डिमांड है, तो मतलब उस तरीके से आपको थोड़ा बहुत अपने पॉइंट का एनालिसिस करना ही चाहिए, याद रखना। चलो ठीक है। 2000 भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों विचारों का आधार वर्णन कीजिए। वर्तमान भारतीय विदेश नीतियों के आयाम किस प्रकार परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, ये याद रखना। वैचारिक आधार क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, फिर इनके आयाम कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इसी काल से ही भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सांस्कृतिक नीतियों साझा कर रहा है। स्वतंत्र प्रांतिक 1946 के पश्चात विदेश संबंधी निदान के लिए कुछ नीतियों का संचालन किया जा रहा है। पड़ोसी प्राथमिक नीति, पड़ोसी प्राथमिकता देना, सामाजिक आर्थिक विकास सहायता देना। टेक्टिस्ट नीति, राष्ट्रीय हितों पूर्ति हेतु बात एकता अखंडता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व की ओर ध्यान देना। पंचशील सिद्धांत अपनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, देश संपदा सम्मान, सीमा का सम्मान, राजनीतिक स्थापना सहायता। वैचारिक आधार क्या है, कुछ जाल सिद्धांत का जिक्र करें। आदर्शवाद, यथार्थवाद, कूटनीतिक नीति, स्वतंत्र होकर शासन चलाना, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, शांतिपूर्ण सहस्त्र स्थापित करना, सतत विकास करना। पर्यटन आयाम, रक्षा कूटनीति, महाशक्ति रहता रूस और अमेरिका के खेमे में जाना, जिससे अन्य तकनीक उपयोग, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना, आतंकवाद विरोधी पहल, सोसाइटी, ऊर्जा सुरक्षा, लोकेस्ट वेस्ट पॉलिसी पर ध्यान देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूह को जोड़ना, किसी भी देश की विदेश नीति फैसले के अनुसार। क्या आपको थोड़ा इस पर ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या डिप्लोमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या है, तो थोड़ा वो चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। भारत नेपाल के मध्य विवादों मुद्दों से स्पष्ट कीजिए। पहली बात, आप इसमें मैप बनाओगे, अच्छे से एड्रेस करोगे। इस बार समय तक भारत नेपाल मध्य चीन के लिए एक अवसर है, हाँ क्यों नहीं। ऐतिहासिक बहुत काल ही भारतीय नेपाल संबंधी विस्तारित बात, नेपाल 17 किलोमीटर अंतर में साझा करते हैं, खुली सीमा है, नेपाल के मध्य रोटी रोटी संबंध है। एकदम सही बता दिया आपने यहाँ पे मैप प्रस्तुत करके। ठीक है, भारत नेपाल मध्य विवादिक मुद्दे, भौगोलिक संधि, उत्तराखंड सीमा विवाद, नेपाल से नकाता, काला पानी, लिपुलेख आदि स्थल को लेकर विवाद है, जल परियोजना, नदियों से विवाद है, गंडक कोसी महाकाली नदी के उपयोग को लेकर विवाद है, मदेशियों का मुद्दा है, बिग ब्रदर की भूमिका, स्थिरता से कुछ चुनौती उत्पन्न होती है, संविधान निर्माण भारत का हस्तक्षेप, नेपाल आरोप लगाता है, ये बात सही है, गांधी मित्र सिंधी द्वारा आरोप आप। ठीक है, अवसर किस तरीके से है, BRI परियोजना का समर्थन जैसे बात की स्थिति कमजोर, इन जाल डिप्लोमेसी खतरा है, नेपाल की संप्रभुता खतरा जैसे बात की प्रति रवैया नकारात्मक हो सकता है, वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, भारी निवेश समाधान, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, टेक्टिकल डिप्लोमेसी का प्रयोग, नेपाल का आर्थिक विकास में सहायता, दिल्ली परियोजना नियंत्रण। नेपाल भारत के लिए बफर बाती व्यापार की दृष्टि महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहायता से विवाद सुलझाना चाहिए। एकदम सही बात है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत इजरायल हमास के मध्य विराम प्रस्ताव भारतीय अनुपस्थिति नहीं तो स्पष्ट कीजिए। दोनों देशों के मध्य संघर्ष का महत्व प्रभाव बताइए। वर्षों से चले आ रहे इजरायल फिलिस्तीन विवाद में इजरायल हमास संघर्ष को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के माध्यम से विराम देने की बात की गई है। इजरायल हमास के मध्य संघर्ष विराम प्रस्ताव भारतीय अनुपस्थिति के निहितार्थ, दोनों देश स्वतंत्र संप्रभुता स्वीकार करता है, न कि वन इजरायल पॉलिसी को। बात साम्राज्यवाद विरोधी है, लेकिन इजरायल का समर्थक देश भी है। खाड़ी देश फिलिस्तीन समर्थक है, जिससे भारत की वजह से सुनिश्चित होती है, द्विपक्षीय वार्ता समर्थन करता है। भारत सकारात्मक क्या प्रभाव होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, रणनीतिक संबंध स्थापित करना, खाद्य वस्तु तेल निर्यात में वृद्धि हुई, जिस वैश्विक व्यापार बढ़ा है। कूटनीतिक नीति, द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय गतिशीलता प्रभावित। ठीक है, नकारात्मक भारतीय प्रायश्चित पर खतरा है, भारतीय प्रायश्चित घटनी। ठीक है, सही बात है। रेमिटेंस पैसे में भी कमी आएगी, तेल का तेजी मांग से तेल की महंगाई बढ़ेगी, तो सही बात एकदम। मध्य पूर्व गलियारा परियोजना, दोनों देशों पर तटस्थता से भारतीय जल संबंध में खटास आ सकती है, एकदम सही बात है। जल द्वारा हमारे पश्चिम एशिया का कारण बन सकता है, जिससे क्षेत्रीय वैश्विक शांति पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। दोनों देशों के आपसी संवाद उपचार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा पॉइंट लिखा आपने। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाड़ी देशों भारत से किया जाने वाला निर्यात 2021-22 में बढ़कर इतना हो गया है। ठीक है, खाड़ी महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल से भारतीय खाड़ी देशों के UAE, ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि के साथ व्यापार रहा है। ठीक है, महत्व के सॉफ्ट पावर के रूप में सबसे ज़्यादा प्रवासी UAE प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक है,
रक्षा क्षेत्र में, ठीक है। चाबार बंदरगाह मध्य एशिया व्यापार के लिए, बात मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा, इसके लिए खाड़ी देशों से सहयोग सामने आवश्यक है। भू शांति प्रभाव जिक्र करें, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वैश्विक हित में समर्थन भूमिका। चुनौतियाँ क्या है, जो देखिए BRI का सहयोग करते हैं, क्षेत्रीय का मुद्दा है। समुद्री डाकू छोटी विद्रोह का जिबोला आतंकी संगठन का मुद्दा है। बात खाड़ी देशों के संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से तक है। बात खाड़ी देशों में विकास करने के लिए टेक्नोलॉजी, एकदम सही बात है, ठीक है, अच्छा है। पर वो ये थोड़ा कैटेगराइजेशन करना सीखिए, ठीक है। थोड़ा और पॉइंट को मतलब थोड़ा समर्थन दीजिए, मतलब इकोनॉमी सर्वे, बजट, ये सब सारी चीज़ें तो और ज़्यादा अच्छा से कर पाओगे, ठीक है। मेरा मानना कि अच्छा खासा कर लोगे और अच्छा सुधार है। आप धीरे धीरे जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको यूटिलाइज करते जा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो और बताते जा रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से कीजिए। चलो ठीक है, अब शिवम की कॉपी चेक कर लेते हैं। फिर आपके एक बची अश्विन, तो मैं उसको चेक कर लूँगा जैसे फ्री रहूँगा, ठीक है। अभी शिवम की कॉपी चेक कर लेते हैं अपन। शिवम की 2 कॉपियाँ हैं। अभिव्यक्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तथा अभिव्यक्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक का विवेचन कीजिए। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन निर्माण है, फिर ये करना है। देखते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्ति मानसिकता, सामाजिक अनुभव को समझे जो उसके व्यवहार और निर्णय को दिशा देते। जैसे किसी व्यक्ति स्वच्छ भारत अभियान के प्रति, एकदम बहुत अच्छा है, ये हुआ ना एग्जाम्पल के साथ। अभिव्यक्ति का अवयव संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक, व्यवहारात्मक घटक, ठीक है, बहुत अच्छा है। व्यक्ति के विचार का, विश्वास का ज्ञान, समुच्चय सरकारी योजना, जन कल्याण के लिए एक विश्वास, विश्व व्यक्ति के प्रति भावना या समय के प्रदेश में जो वंचितों की सहायता करके संतोष मिलता है। व्यवहारात्मक घटक, व्यक्ति की स्थिति में कैसे व्यवहार करेगा, कोई व्यक्ति द्वारा गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ध्यान देने का व्यवहार, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, परिवार, प्रारंभिक सामाजिक, एकदम मूलभूत अभिव्यक्ति, उदाहरण यदि प्रेम, माँ का सम्मान, बच्चे में लिंग समानता, एकदम बहुत अच्छा। आर्थिक स्थिति, गरीब व्यक्ति समाजवाद के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति, अमीर व्यक्ति मंझौरी के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति, मित्र मंडली, यदि समूह सेवा के प्रति हमारे प्रति सकारात्मक, विद्यालय अनुभव, बहुत अच्छा खासा, बहुत अच्छा लिखा है। ध्यात्व की व्यक्ति की अभिव्यक्ति परिस्थिति को प्रतिबंध करती है जो समाज में नैतिकता स्थापित कर एक सौहार्दपूर्ण समरसपूर्णतापूर्ण समाज का निर्माण करने में सहायक है। इस तक नैतिक अभ्यासों की स्थापना, एकदम सही बात है। थोड़ा विवेचन करना है तो थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा वो चीज़ भी याद रखिए। नेगेटिव अप्रोच भी आपको, भाई कुछ ऐसे एटीट्यूड होते हैं जो नेगेटिवली थोड़ा इम्पैक्ट करते हैं, तो थोड़ा ये चीज़ भी याद रखिए शिवम, ठीक है। लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवर्ती एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवर्ती में अंतर बताइए, तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत अच्छा है, टेबल बना के देना चाहिए। अभिवर्ती व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक अनुभव में समस्या जो इसके व्यवहार निर्णय को दिशा देती है। अब देखो थोड़ा शिवम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब जब ब्यूरोक्रेसी से संबंध में ना, तो इसी के संदर्भ में आप थोड़ा एग्जांपल कीजिए, थोड़ा ये अच्छा अप्रोच होगा। अब दूसरी बात, एग्जांपल चेंज होते भी रहने चाहिए। आधार क्या, लोकतंत्र अभिव्यक्ति, जनता की सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही आधारित, नियम आदर्शों के आधार पर आधारित, ठीक है। नागरिक कल्याण के, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, प्रशासनिक दक्षता, आदेशों का पालन, जवाबदेही, लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेही, संवेदनशीलता, वरिष्ठ अधिकारी नियमों के प्रति जवाबदेही, एकदम सही है। निर्णय नियमन प्रक्रिया, जन भागीदारी बढ़ावा, लोक कल्याण की भावना, कठोर नियम अनुसार निर्णय, जनता को प्रशासन में भागीदार बनाना, जनता को मात्र सेवा मात्र करने, बहुत अच्छा लिखा है। नैतिकता, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शी, संतुष्ट, ईमानदारी, प्रदान, आदेशों पालन, कठोर से आधारित, नई नीति नवाचार को बढ़ावा, नव पर्यटन विरुद्ध प्राय, बहुत अच्छा। निर्माण देरी, लाल फीता सही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो अनाज वितरण, कोई वजह से राष्ट्रीय सूचना देना। जातिक लोकतांत्रिक अधिकार दोनों ही अभिव्यक्ति समाज और शासन के लिए महत्वपूर्ण है, कितनी सीमा को ध्यान में रखते हुए अतिवादी से बचने के लिए सामाजिक प्रभाव, सामाजिक व्यवहार जैसे कारगर हो सके। बहुत अच्छा लिखा है, एकदम टेबल बना के बहुत अच्छा लिखा। सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। याद रखना, उदाहरणों के साथ। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिकता और सामाजिक अनुभव की समस्या जो उसके व्यवहार के निर्णय को प्रभावित करती है। देखो फिर बार बार ये शिवम याद रखना, इसमें आता जातिवाद का एग्जाम्पल, किसी को जातिवाद को लेके, तो थोड़ा सी समझिए। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार, प्राथमिक आधारभूत मूल्य, उपयुक्त निर्माण, यदि परिवार माँ बहन को सम्मान है, उनके अधिकारों की स्वतंत्रता, महत्व, व्यक्ति में समानता, थोड़ा ये चीज़ याद रखिए। शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता, देखो थोड़ा ये चीज़ समझो, इसमें सामाजिक समस्या के प्रति है, आप एक अलग ही चीज़ लेके जा रही हो भाई, जैसे धार्मिक अंधता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ये सारी चीज़ें आएगी इसमें, पितृसत्तात्मकता, ये सब सारी चीज़ें
प्रकृति का समस्या समझने प्रतिविकास एवं समझ के संरक्षण बढ़ा देना। उदाहरण निजी अनुभव, खुद के अनुभव पते करने में तबियती। ठीक है। समाचार और संचार समाचार तमिलनाडु में मना कर देना। एकदम करंट एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी बात है। अभिव्यक्ति निर्माण, मित्र मंडली, यदि मित्र समाज सेवा के प्रति है, हमारी भी समाज सेवा के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण। ठीक है, अच्छा है। आर्थिक स्थिति, गरीब लोग, गरीब सबसे गंभीर समस्या, अमीर लोगों से अच्छा गंभीर समस्या। निश्चित कहा जा सकता है कि परिस्थिति परिवर्तन अभिव्यक्ति निर्माण का मार्ग है। तो यदि हम सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों की स्थापना के लिए अभिव्यक्ति परिवर्तन के लिए विभिन्न पहलुओं का विचार भी करना होगा। सही है। ठीक है, थोड़ा याद रखना, बस जो मैंने थोड़ा एड्रेस कर रहा हूँ उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। मानव के नैतिक व राजनीतिक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? ध्यान समझ रहा, पॉलिटिकल एटीट्यूड और एथिकल एटीट्यूड। उन्हें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? ठीक है, देखते हैं। नैतिक अभिव्यक्ति तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय लेने से है। ब्रिटिश के दबाव के बावजूद गांधी जी ने सत्य अहिंसा के नैतिक विचार का पक्ष नहीं छोड़ा। एकदम सही बात है। राजनीतिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य राजनीतिक पार्टी, संस्था, विचारधाराओं के प्रति किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से जिनकी शिक्षा प्रणाली साम्यवाद को बढ़ावा, वहाँ लोगों में साम्यवाद के प्रति दृष्टिकोण है। ठीक है। पासिंग नैतिक अभिव्यक्ति या नीति निर्माण पर प्रभाव, सार्वजनिक नीति निर्माण, कल्याण, सार्वजनिक न्याय, समानता को बढ़ावा, संबंधी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व व नैतिक नेतृत्व, मजबूत मूल्य, शासन में नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल अधिनियम का कार्यान्वयन, नैतिकता पर आधारित सामाजिक आंदोलन, न्याय, समानता, मानवाधिकार को समर्थन करने वाली नागरिकों को समाज में प्रेरित किया है के विरुद्ध। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। रणनीति की अभिव्यक्ति, चुनाव व्यवहार को आकार देना, गरीब व्यक्ति समाजवादी पार्टी को दे सकता है। ठीक है, एकदम सही बात है। शासन अवलोक नीति, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी नीति आत्मनिर्भरता, डिजिटल के शासन को बढ़ावा देती है। राजनीतिक सक्रियतावाद और डिजिटल समर्थन का उदय, भारत में किसान आंदोलन के दौरान कैसे राजनीतिक अभिव्यक्ति दूसरे जुटकर नहीं होता है। ठीक है। अगर नैतिक व राजनीतिक अभिव्यक्ति मिलकर शासन में पारदर्शी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। राज्य में नैतिक अभिशासन, राजनीतिक जवाबदेहिता सुनिश्चित कर राज्य प्रगति को तो बंद। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंक्लूजन में अच्छा लिखा है, लिंग संबंधी नकारात्मक अभिव्यक्ति मूल कारणों की विवेचना कीजिए। ध्यान समझना, ये इतनी दृढ़ क्यों है, बहुत अच्छी बात है। अभिव्यक्ति व्यक्ति मानसिक सामाजिक अनुभव समझे जो व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय को दिशा देते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये गलत है। एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग लिखिए। इतने सत्तात्मक एग्जाम्पल दे सकते थे। लिंग संबंधी नकारात्मक अभिव्यक्ति, परंपरावादी सोच, पहले ही पूर्व कि महिला शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर है। महिला के वाहन प्रचलन पर शंका, महिला का वस्तुकरण, प्रतिभा राशि की पंक्ति, जाकी कन्या सुंदर देखी, टाप जय धरी तलवार, परिवार मन सत्ता पद की चाह, घर का वारिस, पति प्रायधन कन्यादान। बहुत अच्छा। रोड मॉडल्स की कमी है, समझ को ऐसी महिला प्राइज नहीं जो मैंने बढ़ावा दो, एक दो जैसे किरण बेदी आदि को छोड़कर। रणनीतिक भागीदारी कम, ठीक है। ये 74% नहीं आएगा भाई, थोड़ा याद रखिए। 74 महिला है या 60 या 70% की समथिंग है इनका। ग्राम पंचायत में सरपंच पति की प्रवृत्ति गतिविधि में विधवा, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी किचन में खाना बना रही है, लड़कों के लिए बंदे। ठीक है। इतनी दूर कारण क्या है? पिता सत्तावन सोच, महिला का आधुनिकरण, ये क्या लिखा है? आधुनिकरण। अंतपीड़ित स्थान तक महिला स्थिति निम्न है, शिक्षा को बढ़ावा नहीं, वर्तमान महिला साक्षरता होगा, स्वास्थ्य सेवा की कमी है। निष्कर्ष कहा जा सकता है वरना महिला के प्रति नकारात्मक विधि सामाजिक न्याय सुविधाओं के मूल्य दस मौलिक अधिकार देश में सर्वधिक बाधा उत्पन्न करती है। महिला के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति विकास भारतीय सर्वधिक भारतीय विकसित विजन का आधार होगा। एकदम सही बात, बहुत अच्छा है। अभिव्यक्ति संरचना व प्रकारों में भेद कीजिए। क्या समझिए अनुभव की समस्या है जो व्यक्ति के निर्णय ले सकते, तो एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। प्रकार में विभेद, अभिव्यक्ति संरचना, प्रकार में विभेद। परिभाषा, व्यक्ति मानसिक स्थिति, संज्ञानात्मक भावनात्मक व्यवहार, मानसिक स्थिति द्वारा उत्पन्न क्रियाएं होती है। ज्ञानात्मक उपयोगितावादी मूल्य प्रदर्शन के लिए क्या सोचते हैं, क्या और कैसे व्यवहार करते हैं। उदाहरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भाग लेना। कहते हैं कि अभिव्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार अच्छी दिशा देते हैं, जबकि अभिव्यक्ति प्रकार व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। अभिव्यक्ति अभिक्षमता में विभेद कीजिए। अभिव्यक्ति व्यक्ति की किसी चीज़ या वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण, जबकि अभिक्षमता व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता है। विराट कोहली क्रिकेट के लिए प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में दक्ष हुए हैं, अतः सकारात्मक दृष्टिकोण अभिव्यक्ति परीक्षण द्वारा दक्षता भी। ठीक है। विवेक परिभाषा, ये विचार किसी विचार घटना वस्तु के प्रति सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है। अभिक्षमता किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित प्रकार की कार्य करने की क्षमता है। प्रकृति मानसिक है, मानसिक शारीरिक है। लक्ष्य को कैसे बढ़ते निर्धारण करते विशेष कौशल सीखने की क्षमता है। परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी है।
व्यक्तित्व विकसित है, चरित्र सद्गुणों से संबंध है, दक्षता प्रतिभा से संबंध है, प्रशासक के निर्णय प्रक्रिया की प्रवृत्ति, प्रशासक समस्या हल करने में सक्षम है। अतः अभिव्यक्ति अभिसंता दोनों एक के लिए दो पहलू है। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ याद रखना बस इनका कि जब आप एग्जाम्पल से क्लियर करो तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता व करुणा के मूल्य लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। उदाहरणों के साथ व्याख्या करना है। लोक सेवकों का कार्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना है, अतः सरकारी नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सिविल सेवकों में सहिष्णुता और करुणा दोनों मूल्य होना आवश्यक है। अभिव्यक्ति संसाधनों न्याय संगत वितरण, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। सहिष्णुता के कारण लोक सेवक बिना भेदभाव के समान वितरण करेगा। करुणा किसी वंचित वर्ग के प्रति समानुभूति रखते हुए उसके पक्ष में आनुपातिक भेदभाव कर सकता है, जैसे अंत्योदय योजना। आपदा प्रबंधन राहत कार्य में कोविड-19 लॉकडाउन में गरीबों प्रवासी खाद्य वितरण ट्रेन की व्यवस्था, महिला बच्चों के लिए विशेष योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, धर्म के क्षेत्र में, ठीक है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति व जनजाति ने पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, ठीक है। अतः लोक सेवा के लिए करुणा सहिष्णुता से आधारभूत मूल्य है। अब एक बार इसमें थोड़ा सा देखो, एक डॉक्टर अंकल करके भी है, तो अभी जयपुर के कलेक्टर है वो, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा कि वो नंगे पैर जा रहा है, तो उसकी करुणा थी, ठीक है। तो उस करुणा को देखते उन्होंने फिर भामाशाहों से पैसा कलेक्ट करके बहुत सारे बच्चों को 25,000 बच्चों को जूते दिलाए। तो मतलब ऐसी चीज़ करुणा है। टॉलरेंस है तो स्वाभाविक सी बात है कि टॉलरेंस है तो समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव होंगे, उसको कंट्रोल, मतलब जो दंगे होते हैं उसको कंट्रोल करेगा, धर्म के आधार पर होते हैं, तो वो एक अच्छी स्वाभाविक सी बात है, समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। चलो, इसके बाद में शिवम का आज जो इन्होंने ऐसे लिखा है इसको चेक करते हैं। देखो, महाकुंभ आस्था और अर्थव्यवस्था पर संगम, आस्था और अर्थव्यवस्था पर संगम का कैसे है, क्या है, देखते हैं। आस्था भी है, अर्थव्यवस्था का कैसे मिलन हुआ, बहुत अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। कुंभ मेला एक आध्यात्मिक आर्थिक आयोजन जहाँ लोग शाश्वत विकास, आर्थिक विकास तथा लोग शाश्वत विकास, या ये लिखिए आत्मिक विकास के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है, फिर भी कोई नहीं, आशीर्वाद के लिए आते हैं। कुंभ एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ घड़ा, 2016 में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। कुंभ भारत अब तो थोड़ा ये चीज़ याद रखिए, भी घड़ा है तो क्यों है, फिर आप यहाँ से अलग इफेक्ट शुरू कर रहे हो। कभी भी याद रखना, जब भी आप कोर्ट से शुरू करते हैं तो कोर्ट को एक्सप्लेन कीजिए, ये चीज़ याद रखना हमेशा। भारतीय सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जहाँ संपूर्ण देश से लोग संगम में आकर आस्था का डुबकी लगाकर अपनी सांस्कृतिक एकता बोध करते हैं, वहीं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाकुंभ यह पर्व निश्चित ही भारतीयों की आस्था तथा वहाँ की अर्थव्यवस्था के संगम के रूप में भी फलित हो रहा है। अब देखो, आप डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुँच गए, थोड़ा ये चीज़ याद रखें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में अंतर होता है। गौरतलब है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवासुर संग्राम के दौरान समुद्र मंथन परिक्रम जब अमृत कला समुद्र में बाहर निकला, तभी अमृत की बूंदी भारत में 4 स्थानों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, गिरी, इस दौड़ बल देते इन 4 स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु इन स्थानों पर अमृत स्थान के द्वारा अपनी आस्था प्रकट करते हैं। क्योंकि महाकुंभ एक केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम है भी है। भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के एक बड़ा पर्व है जो कि प्रत्येक भारतवर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, अभी रिपीटेशन हो रहा है, याद रखना, ये सही नहीं है। ध्यान कि 2025 महाकुंभ का पर्व का आयोजन विशाल प्रयागराज में हो रहा है, जो कितनी बार रिपीट है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्भुत बड़े सांस्कृतिक रूप में देखा जा रहा है, जहाँ समस्त हिंदू जाति रहित होकर कुंभ पर्व में अपनी आस्था प्रकट अमृत स्थान कर रहे हैं। ये पर्व केवल आस्था प्रतीक ही नहीं है बल्कि स्थानीय क्षेत्र, राष्ट्रीय आर्थिक विकास का भी मजबूत आधार प्रतीक है। अरे भाई कैसे, तो भारतीय सभी जाति भाषा संस्कृति लोग शासन विदेशी शामिल होते हैं, दृष्टिकोण बात की भावनाओं साकार करने में भूमिका निभाता है। साधु संत की उपस्थिति, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से पर आध्यात्मिक महाकुंभ संगम स्थान पापों से मुक्ति पुण्य प्राप्ति। अभी तुम क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, सोचो। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, सभी तो क्षेत्रीय स्थानीय के अवसर आर्थिक विकास के कैसे बड़े तो परिवहन से बढ़ावा, धार्मिक अन्य सेवा के जरिए संस्था का
आज फर्स्ट है 2 लाख करोड़ का 8 लाख से करोड़ हुआ था, क्योंकि महाकुंभ के पहले सरकार द्वारा एक बड़ी राशि में कहा सड़क बिजली खर्च किया जाए तो सरकार को 4,000 करोड़ के रुपये की योजना शुरू की गई है। साथ में अलग अलग स्थानों के लिए ऑपरेशन स्पेशल ट्रेन चलाई गई जाती है। गौरतलब की आस्था तथा अर्थव्यवस्था इस महापर्व बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आकर्षित होते हैं। इस महापर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व घोषित कर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ती तरह भी पर्यटक आए। ठीक है, कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राशि, अब देखो फिर वो वापस रिपीट हो गया। खर्च किया जैसी योजनाएं के लिए जनता सभा महाकुंभ मेला ऐप से डाले सर्विस कर सकता है। फिर पिछले से यहाँ स्पष्ट हो गया बातें कैसे संगम है। सांस्कृतिक आर्थिक विकास का भी कहानी प्रदर्शित करने वाले पर्व का बात की। शिवम एकदम कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा ऐसे। थोड़ा मैं इनपुट देता हूँ, थोड़ा समझना उस चीज़ को। देखो भाई सब सी बात है, इसका मैंने उस दिन बताया था WH वर्ड, थोड़ा वो वीडियो देखिए जाके, अगर आपने देखा नहीं है तो आप समझ नहीं रहे अभी भी। अब देखो महाकुंभ जो है, मतलब ये देखो महाकुंभ अभी बता रहे कि आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम है। इसका मतलब महाकुंभ जो है एक आस्था भी है, लोगों की आस्था है तभी तो लोग वहाँ गए। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, लोग वहाँ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड बढ़ेगी, मांग होगी ना भाई। वहाँ पहली बार लोग जाएंगे तो खाना वाना खाएंगे। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बेचा जाएगा, तो अर्थव्यवस्था का संगम हो गया। जैसे 2 नदियाँ मान लो यमुना और मान लो कि गंगा नदी मिल रही है, तो 2 नदियाँ, तो यमुना मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मान के चलो कि आस्था है, और गंगा मान के चलो कि अर्थव्यवस्था, वो दोनों जाके मिल रही है, दोनों एक दूसरे के कारण फलफिल हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि कैसे आस्था है, ठीक है भाई, संगम भरता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा 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 है। अर्थव्यवस्था कैसे बन गई, सबसे पहली चीज़ है कि भाई स्वाभाविक सी बात आपने जैसे कुछ चीज़ें लिखी, पर तो थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर से नहीं लिखा। कैसे प्राइमरी, थोड़ा आपको सेक्टर वाइज भी जा सकते थे इसमें, प्राइमरी सेक्टर को कैसे डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर कैसे डेवलपमेंट हुआ है। भाई होटल टूरिस्ट ये सब क्या आएंगे, टर्सरी आएंगे। कोई गाइड करने वाला है, टर्सरी आएंगे सेक्टर में। सेकेंडरी मैन्युफैक्चर सेक्टर, बहुत सारे प्रोडक्ट वो बेचते हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बिकती है। तो ग्रोथ कैसे होता है, तो थोड़ा समझिए। आपका बहुत सारा रिपीटेशन था, थोड़ा सिस्टमेटिक कीजिए। ऐसे बहुत सारे इनपुट देने के भाई सब ऐसी बात है। कितने लोगों को रोज़गार मिला, आपने कहीं पे भी नहीं लिखा। रोज़गार बढ़ावा मिला, डिमांड सप्लाई का खेल था इसमें, इकोनॉमी के तरीके से लिखना था इसको। तो थोड़ा याद रखिए, शिवम थोड़ा सही नहीं है, और मेरे माना कभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब जो है ओनली अश्विन की कुछ कॉपियाँ बची है, तो वो मैं चेक कर दूँगा जैसे फ्री रहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में।